हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएस विद कॉमर्स एंड आप सभी का स्वागत है आपके होशियार बैच में। अब तक हमारे अकाउंटेंसी के 2 चैप्टर हो चुके हैं। अगर आपने तो वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसको चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका टीएस ग्रेवाल का चैप्टर नंबर 3 है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपके कोई प्रीवियस 2 चैप्टर्स में अगर कोई डाउट है तो आप अपने डाउट कमेंट कर सकते हैं। कोई बड़े डाउट है तो आप अपनी ऑनलाइन क्लास भी कंडक्ट करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है उसके लिए। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, बस आपको वहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहाँ से आपको मुझे कॉन्टैक्ट करना है तो आपकी मैं ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कर दूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे कहते हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कहता है सबसे पहले समस्या होता क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट या कन्वेंशंस कॉमनली नोन एज, इसको हम बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप। ये एक बेसिक रूल है जो हर कंपनी के अंदर क्या होता है, अप्लाइड होता है, उसको हम कहते हैं गैप। गैप होता क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हर कंपनीज के अंदर क्या होते हैं, अप्लाइड एंड क्या भी होते हैं, ऑल्सो फॉलो भी होते हैं। तो आपसे कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि जब एक होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या है, जो चीज़ें ऐसी जो ऐसे प्रिंसिपल जो हर कंपनीज के अंदर क्या होता है, अप्लाइड होती है, इसको हम कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये एक बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI has issued accounting standard to standardize the accounting practices adopted to prepare the financial statement। आपसे कहते हैं जो भी हम बैलेंस शीट, जो कंपनी की बैलेंस शीट्स बनती हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके जो लिखे होते हैं कि डेबिट कब होगा, क्रेडिट कब होगा, जो सब चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कौन उसको स्ट्रक्चर करता है, ICAI। अब बता देता है इससे ये होता है कि आपका ये, अगर आप जैसे आफ्टर 12th अगर आप CA में आगे बढ़ना चाहते हो, CA लाइन में अगर आप आगे जाना चाहते हो, तो आप वहाँ से जो भी 3 सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, फाउंडेशन का, मिडिल लेवल का और एक आपका फाइनल लेवल का, जो 3 सर्टिफिकेट जो आपके इशू करते हैं वो कौन करता है, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। और इसके काम क्या भी है, सारे रूल्स को स्ट्रक्चर करना, सारे रेगुलेशंस को, सारे प्रोसेस को, जो भी अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है, क्या रूल है, कब कौन सी चीज़ डेबिट होगी, कब कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी, सब चीज़ें क्या कर रखी हैं, ICAI ने क्या कर रखी है, डिसाइड कर रखी हैं। अब आपसे कहता है मीनिंग एंड नेचर ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आर द जनरल लॉ। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग क्या आपका एक जनरल लॉ है या रूल एडॉप्टेड और पर्पस्ड एज अ गाइड टू एक्शन अ सेटल्ड ग्राउंड और बेसिस ऑफ द कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिसेस। प्रिंसिपल्स होते क्या है, जनरल गाइडलाइंस जो क्या करते हैं, हर इंसान क्या करता है उसको फॉलोअप करते हैं, उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, जिसमें एक जनरल लॉज एंड रूल्स होते हैं, जो क्या करते हैं लोग उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये एक गाइड टू एक्शन, आ सेटल्ड ग्राउंड और बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिसेस क्या करते हैं, उसकी मदद से करते हैं चीज़ों को कह सकते हैं परफॉर्म्ड करते हैं। उसके अंदर नॉर्मली प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं, कब चीज़ डेबिट, कब चीज़ क्रेडिट होगी, कब कौन सा अकाउंट बनेगा, सब चीज़ें क्या होती है, मेंशन्ड होती है। बस इसमें तो आपको अच्छे से ये समझना है कि जनरली फुल फॉर्म समझने गैप की, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। और होता क्या है, ये एक बेसिक रूल है जो क्या होता है, पैरामीटर या एंड द कॉन्स्टेंट्स विद इन द विच द अकाउंटिंग ऑपरेट, जिसमें अकाउंटिंग हो रही होती है, उसके जो भी रूल्स बनाता है उसको हम कहते हैं गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वो है आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब यहाँ से समझते हैं, आपसे कहते हैं दिस प्रिंसिपल आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। हमने कर रखा प्रिंसिपल को 2 ग्रुप्स में बांट रखा है, अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। हमने इसको 2 ग्रुप में बांट रखा है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशन। एक करके समझते हैं होता क्या है। अकाउंटिंग कंसेप्ट आर द बेसिक अजम्पशन और फंडामेंटल प्रपोजिशंस विद इन विच द अकाउंटिंग ऑपरेट्स, दे आर द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स, गैप जो लिखा हुआ इधर, प्रिंसिपल्स, rules based on which transactions are recorded and financial statements are prepared, they are useful for the users। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं, जिस चीज़ पे भी हम अकाउंटिंग, अब जैसे हम आगे जैसे मूव करते जा रहे हैं, धीरे धीरे आगे जाओगे ना, आप तो आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, चैप्टर नंबर 5 से
अकाउंटिंग विजन चैप्टर 4 से भी कुछ कुछ प्रैक्टिकल आपके होने स्टार्ट हो जाएंगे। वहाँ पर आप चैप्टर 5 चैप्टर 6 में आप ये समझेंगे कि वहाँ पर हमारे ना बहुत सारे रूल्स लग रहे हैं। असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होता है, अभी हम समझेंगे। तो इस ये जो हमने सब चीज़ें है ना, ये सब उसको बोलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, हम अपने सारी स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं और ऐसी स्टेटमेंट बनाते हैं जो सबको समझ आ जाए। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स उसका मतलब ये होता है ऐसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना जो सबके लिए क्या हो, जनरली एक्सेप्टेड, सब क्या करो उसको एक्सेप्ट करे। अब आगे जाएंगे, हमारे को पता चलेगा असेट जब इंक्रीज होगा ना तब डेबिट होगा, और जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। तो ये आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है, सबके लिए सेम है ना। इससे क्या होता है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना बड़ी अच्छी बन जाती है, और ऐसी बनती है सबको समझ आ जाती है, तो सबको समझ आ जाती है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट हो गया आपका। फिर आता है अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द आउटकम ऑफ द अकाउंटिंग प्रैक्टिस ऑफ प्रिंसिपल बीइंग फॉलोड बाय द एंटरप्राइज over a period of time. Convention may undergo a change with the time to bring about the improvement in the quality of the accounting information. आप इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपसे कहता है कि अकाउंटिंग कन्वेंशन से एक बेसिक आउटकम होता है जो आपके आंसर्स आते हैं, इसका इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो वो इसका इस्तेमाल बहुत लंबे समय तक करते आ रहे होते हैं। जब आंसर्स आता है ना तो हमारे को पता चलता है कि फॉलो द पीरियड ऑफ टाइम कन्वेंशंस में अंडरगो अ चेंज विद द टाइम टू ब्रिंग अबाउट द इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हम क्या करते हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस अकाउंटेंसी ने बना रखे हैं हम उसको फॉलोअप करते हैं, एंड उसको लंबे समय तक फॉलो करते रहते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 15 साल 20 साल। फिर हमारे को क्या होता है, सबको ना समझ आना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ यार ऐसे करना बड़ा ईजी हो चुका है। अब ना अकाउंटिंग ने क्या कर दिया, निकाल दिया एसेट बढ़ेगा तो इंक्रीज होगा, हमारे लिए नहीं सबके लिए है। अभी तो आपने कंपनी स्टार्ट करी नहीं ना, मैंने करी। जो बड़ी बड़ी कंपनी स्टार्ट हो रखी है ना पहले से, उन्होंने पहले भी यही मान के चला था अगर एसेट्स बढ़ेंगे तो इंक्रीज होंगे। आज उन कंपनी को 20 साल हो चुके हैं, 50 साल हो चुके हैं, अभी भी उनके लिए सेम ही है चीज़। तो उनके लिए क्या हो चुका है, जैसे जैसे टाइम निकलता रहेगा ओवर पीरियड टाइम कन्वेंशंस में अंडरगो चेंज, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अगर चेंज आएगा ना तो आप उसको जल्दी से कर लोगे, सब इसको कर लोगे आप। इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इससे क्या होता है कि अब जैसे जो भी आने वाले टाइम में जो चेंजेस होंगे अकाउंटेंसी के अंदर, वो ये नहीं है कि एकदम से अगर एक्स है तो सीधा ए आ जाएगा, नहीं, एक्स है तो वाई आएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ता है कि वो भी इसलिए बढ़ाया आगे जाता है कि लोगों को और थोड़ा क्या हो जाए, क्लैरिफाइड हो जाए। मुश्किल नहीं कर जाती अकाउंटेंसी, ईजी कर जाती है। अब जब आपको जीएसटी आई थी 2016 के अंदर ऑन, जब इम्प्लीमेंट हुई थी 1 जुलाई के अंदर, तब लोगों ने क्या कहा था कि भाई जीएसटी आ गई, अब तो काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप देख लो, अब जीएसटी से काम करना और आसान हो गया, क्योंकि सबके लिए समझना ईजी हो गया। पहले आपको तो कितने टाइप्स के टैक्स लगा करते थे, खाने पे अलग, मतलब गाड़ियों पे अलग, शॉपिंग्स पे अलग, अलग अलग टाइप के कह सकते चार्जेस लगते थे। बट आज के टाइम में आपको तो जीएसटी लग चुकी है, और जीएसटी को समझना बड़ा ईजी है। अगर आप कोई भी एक लग्जरी आइटम खरीदते हो तो 28% लगती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हो तो आपकी 18% लगती है। ये चीज़ समझना क्या होगी सबके लिए ईजी। अब इलेक्ट्रॉनिक में कुछ भी खरीद लो, ब्लूटूथ खरीद लो, फ़ोन खरीद लो, स्पीकर खरीद लो, टीवी खरीद लो, एसी खरीद लो, रेफ्रिजरेटर खरीद लो, कुछ नहीं, जो भी खरीदना खरीद लो, माइक्रोवेव खरीदना माइक्रोवेव खरीद लो। बट सब पे 18% लग गई। पहले सब पे जीएसटी क्या लगती थी, अलग अलग लगती थी, तो सबको समझना थोड़ा मुश्किल होता था। इसलिए हमारी अकाउंटेंसी आईसीआई ने क्या करा, जीएसटी की इम्प्लीमेंटेशन करी। इससे क्या हुआ, हमारे को लग रहा था मुश्किल होगा, बट नहीं, काम हमारा और आसान हो गया। तो आईसीआई आने वाले टाइम में जो भी चेंज लेके आने वाला है, जो भी इंप्रूवमेंट लाने वाला है, इससे हमारी अकाउंटिंग जो होगी ना और अच्छी हो जाएगी। अकाउंटिंग कंसेप्ट समझ आ गया। ऐसे रूल्स को इस्तेमाल करो जो हर इंसान उसको रूल्स को इस्तेमाल कर रहा है, जो नॉर्मली सब कर रहे हैं, आईसीआई ने जो रूल्स निकाल रखे हैं उसका इस्तेमाल करो। इससे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करो, और ऐसा करो कि सबको क्या आ जाए, समझ आ जाए। सेकंड आपसे कहता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस मतलब क्या होता है, जो आंसर आता है ना अकाउंट जो करते हो आप, उसका जो आंसर आता है कंपनी के पास, आने वाले कई टाइमों में कन्वेंशंस में अंडरगो चेंज विद द टाइम टू ब्रिंग अबाउट द इम्प्रूवमेंट। धीरे धीरे करके क्या आता है, आने वाले टाइम के अंदर चेंजेस आते रहते हैं अकाउंटेंसी के अंदर, और वो चेंजेस ऐसे आते हैं, वो ना चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं, खराब नहीं करते। वो क्या करते हैं, चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं, खराब नहीं करते चीज़ों को। आए इतना समझ, चलिए। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फीचर्स क्या है,
पहला फीचर समझते हैं। अकाउंटिंग इज अ मैन मेड है, इसको कोई कुदरत भगवान ने नहीं बनाया, इसको इंसानों ने ही बनाया है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड एंड देयर फोर दे आर द बेस्ट पॉसिबल सजेशंस बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस एक्सपीरियंसेस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या एक मैन मेड है, इसको भगवान ने नहीं बनाया, देयरफॉर दे आर द बेस्ट पॉसिबल। बट इंसान क्या करता है, इसलिए अपनी अपनी 100% श्योरिटी डालता है उसके अंदर कि जो भी चीज़ मैं न्यू लॉन्च करने जा रहा हूँ वो बहुत बेस्ट हो। अब ICAI ने जब GST निकाली, उसने ICAI ने बहुत रिसर्च करी, सब चीज़ पढ़ा समझा, सब चीज़ करा, उसके बाद जाके GST निकाली। और ICAI को ऐसा लग रहा था जो मैं मतलब कि GST लॉन्च करने जा रही हूँ वो हमारे कंट्री के लिए बहुत अच्छी रहेगी, और रही भी अच्छी। काम को समझना ईजी हो गया। काफ़ी लोग पहले बिजनेस नहीं करते थे क्योंकि उनको टैक्स समझ नहीं आता था, आज के टाइम में उनका टैक्स में मतलब कि बिजनेस करना आसान हो चुका है। तो अकाउंटिंग हमेशा ना मैनमेड होती है, बट देयरफॉर फिर भी इंसान हमेशा कोशिश करता है बेस्ट पॉसिबल क्या कर सके, सजेशन डाल सके उसके अंदर। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिजिड नहीं है, ये नहीं कि आज अगर आपने आज कोई चीज़ अगर हमने कोई कह दी ये होगा तो ये नहीं कि अब ज़िंदगी में कभी चेंज हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल है, कोई भी अगर अच्छे चेंजेस दिखते हैं तो क्या होता है, आपके हल्के से थोड़े बहुत जो भी चेंजेस दिखते हैं तो ICAI क्या करता है, उसको चेंज कर देता है। आपको पता है हर साल टैक्स रेट चेंज होता है, ऑलमोस्ट ज़्यादातर टैक्स रेट चेंज होता है। क्यों? जो भी हमारी गवर्नमेंट को सही लगता है सरकार क्या कर देती है, उसको टैक्स रेट को सेम कर देती है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट परमानेंट, इसके कोई भी प्रिंसिपल परमानेंट नहीं है, बट वे क्या होते रहते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। हर साल में क्या होते रहते हैं, हर 2 साल में, हर 3 साल में अकाउंटिंग के प्रिंसिपल रिजिड नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ फिक्स कर ली तो फिक्स कर ही ली, फिर बाद में पछतावा हो कि ऐसे नहीं करना चाहिए था। नहीं, अगर ICAI ने कोई रूल निकाला है, उनको मान जैसे आपको GST निकाली थी, उनको वैसे तो ICAI को लग रहा था GST बहुत अच्छी है, उन्होंने लॉन्च कर दी 1 जुलाई 2016 को। अब 1 महीने बाद पता चल रहा है नहीं यार ये तो हमने गलत फैसला ले लिया, हमारे को GST लॉन्च करनी नहीं चाहिए थी। अब ये नहीं उसको कंटिन्यू करेंगे GST को, ये नहीं कि कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, नहीं, क्या ले सकती है GST जो लॉन्च करी थी उसका फैसला जो ICAI गवर्नमेंट है क्या कर सकती है, वापस भी ले सकती है। तो फ्लेक्सिबल है, कोई रिजिड नहीं है, टाइम टू टाइम क्या कर सकते हो उसको आप चेंज अकाउंटिंग को कर सकते हो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरल एक्सेप्टेड। अकाउंटिंग के जो भी प्रिंसिपल्स हो सारे क्या होते हैं, जनरल एक्सेप्टेड, इसको हर इंसान क्या कर लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिस ऑफ गाइडलाइंस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, बेसिक गाइडलाइन जो हर कंपनी करती है उसको फॉलोअप करती है। रेलेवेंस, ऑब्जेक्टिव, फिजिबल। रेलेवेंस, अकाउंटिंग principles are relevant if they result in information that is useful to the users of accounting information। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, रेलिवेंट होते हैं अगर इफ दे रिजल्ट इन इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू द यूजर ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ऐसी इन्फॉर्मेशन निकालना जो बिल्कुल यूजफुल हो, किसके लिए, यूजर्स के लिए। आपको तो 2 यूजर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ओके, हमने चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, हमारे पास टोटल 2 यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर। तो आपसे कहता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होते हैं ना आपका आर रिलेवेंट होते हैं इफ़ दे रिजल्ट इन इन्फॉर्मेशन दैट इज यूजफुल। ये ऐसा ही रिजल्ट बनाते हैं जो सबके लिए क्या हो, यूजफुल, और सब हर यूजर्स को क्या है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर ऑब्जेक्टिव इफ दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बायस ऑफ द पर्सन प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर जो भी अकाउंटिंग बनती है ना, यहाँ पर कोई पर्सनल बायस नहीं होता। जैसे कि एसेट अगर जैसे बात कर चुके हम, इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। अभी जो प्रिंसिपल्स है ना, ऐसा नहीं हो सकता अगर अमीर इंसान है तो एसेट्स को वो इंक्रीज होगा तो क्रेडिट लिखेगा और डिक्रीज होगा तो डेबिट लिखेगा, ऐसा नहीं हो सकता। सबके लिए क्या होता है, सेम होता है। यहाँ कोई पर्सनल बायस नहीं होता, सबके साथ इक्वालिटी करी जाती है। यहाँ पर अकाउंटिंग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस निकालते हैं, अमीरों के लिए भी सेम होते हैं तो गरीबों के लिए भी सेम होते हैं तो मिडिल क्लास के लिए भी सेम होते हैं, सबके लिए क्या होते हैं, सेम होते हैं। फिजिबल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर फिजिबल इफ दे कैन बी अप्लाइड विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी एट कॉस्ट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, इफ़ दे अप्लाइड विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट, कि ज़्यादा मतलब कि चीज़ों को जो अकाउंटिंग करी जाती है ना, कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं, जितना इजी हो सकता है क्या कर जाती है एंट्री को उतना ईजी तरीके से करा जाता है। विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कॉस्ट को अपीयर करे मतलब दिखाए आप क्या कर सकते हो, अकाउंटिंग को शो आराम से
कर सकते हो। नेसेसिटी ऑफ अकाउंट, हमारे को नेसेसिटी मतलब कि जरूरत, हमारे को अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जरूरत क्यों है, चलिए देखते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज बेटर अंडरस्टूड, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन थोड़ा समझना बहुत आसान है, अच्छा तरीका है। इफ अगर इट इज फॉलोइंग द सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल इट फॉर्मूले, अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते क्या है समझ चुके हो आप, जो एक जनरल गाइडलाइंस होती है सबके लिए सेम होती है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जरूरी क्यों है, जरूरी इसलिए है कि सबके लिए समझना क्या हो जाए वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेम हो जाए, सबके समझना क्या हो जाए बहुत ज़्यादा इजी। क्योंकि अगर आपको जो मैं अकाउंटेंसी सिखाऊंगा, जो हम आगे प्रैक्टिकल चैप्टर्स करेंगे, तो आप भी वैसे करेंगे तो मैं भी वैसे करूंगा। जो अगर आपको कोई डाउट है, मान लेते हैं इस वीडियो को, जैसे अगर हम आने वाली जो क्लास होगी मान लेते हैं उस वीडियो को मैं एक मान लेते हैं 100 बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, आने वाली वीडियो उसको 100 बच्चे से कर रहे हैं, उसको वॉच कर रहे हैं। अब जरा ये बताइए, सब बच्चों के ज़्यादातर है कि 100 बच्चों के डाउट्स तो निकलेंगे, 100 में से चलो 90 के तो डाउट्स निकलेंगे। प्रैक्टिकल जो हम चैप्टर करेंगे आगे जाके चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9, 10, जो 5 से लेकर 12 तक 20 तक जो भी चैप्टर है, जो सारे प्रैक्टिकल है, उन बच्चों को डाउट तो निकलेंगे, एक चैप्टर छोड़ के डाउट निकलेंगे ना। तो अब जो मैं डाउट मान लेते हैं, अगर आप भी मान लेते हैं, अगर ऑनलाइन क्लासेस आपको होता है, हमारी इधर ऑनलाइन क्लास भी चल रही होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप मतलब ऑनलाइन क्लास में डाउट्स क्लास ले सकते हैं। मान लेते हैं इस डाउट क्लास में मान लेते हैं, वैसे तो सिंगल सिंगल बच्चे की हम मतलब डाउट्स क्लास लेते हैं, बट मान लेते हैं हम एक साथ ही 90 बच्चों की डाउट क्लास लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं। वैसे तो हम इंडिविजुअली क्लास लेंगे, डाउट क्लास जो भी होगी, मान लेते हैं कि हम 90 बच्चों की एक साथ डाउट क्लास ले रहे हैं। अब उसमें बच्चे मेरे से डाउट पूछेंगे, उस समय आप भी होंगे लाइव, तो ये बताइए कि जो डाउट्स होंगे, तो डाउट्स क्या आपको भी समझ आएंगे वो? अगर वो बच्चा जैसे कह रहा है कि सर कि मशीनरी ना हमने खरीदी है, मशीनरी बढ़ रही है तो क्या करूँ, मैं तो आंसर करूँगा नहीं ना, उससे पहले आप ही कर दोगे। कहोगे अगर मशीनरी, इट मीन्स मशीनरी है एसेट, एसेट बढ़ रहा है तो क्या कर दो, डेबिट, आप ही बोल दोगे। क्यों? क्योंकि सब ने जो हम सब ने सीखा है वो सब ने इक्वल ही सीखा है। तो वही कहा जाता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हो अगर आप वही सेम प्रिंसिपल फॉलो करो। अब जो आप पूरी 11th पूरी 12th जो आप अकाउंटेंसी सीखेंगे, अब ना वैसे करो कि 11th जब हो जाएगी ना, उसके बाद किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट उठाओ, रियल कंपनी की, जो मतलब जैसे जैसे रिलायंस हो गया, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, इन टाटा हो गया, इन सबकी कंपनी की ना बैलेंस शीट उठाओ और वो देखो वहाँ पर ना मशीनरी लिखी होगी, एसेट्स लिखे होंगे, लाइबिलिटीज लिखी होगी, तो आपको समझना बड़ा आसान होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, अंडरस्टूड होगी आप। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेम ही फॉलो अप हो रखे हैं। अगर उनके पास भी अगर एसेट बड़े हैं तो उन्होंने डेबिट कर रखा होगा और आप भी डेबिट, आपने भी यही सीखा है डेबिट करते हैं, तो दोनों जगह क्या होंगे आपके लिए इक्वल। तो कह सकते हैं सबको समझना क्या होगा, ईजी होगा। इट मीन्स इसका मतलब ये है सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फॉलोड बाय द ऑल एंटिटीज। तो हमारे को तो यही समझ आया ना इससे कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हर एंटिटी मतलब कंपनी, हर एंटिटी क्या करती है, सेम फॉलोअप करती है। इन प्रिपेयर्ड जब वो फाइनल अकाउंट बनाती है ना, तो हर कंपनी करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके मानती है, ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। रूल्स एंड रेगुलेशन किसकी मानती है, उसके ही मानती है। द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज द मीनिंगफुल एंड यूजफुल, और आपसे कहता है तभी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है यूजफुल और ना मीनिंगफुल रहेगी। अगर आप भी जो सब लोग करते हैं, जिस तरीके से अकाउंटिंग करते हो, जो ICAI ने निकाल रखे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर आप उस ही मेथड को फॉलो कर रहे हो तो सबको समझना क्या हो जाएगा, आसान, और वो आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्या होगी, मीनिंगफुल भी होगी, यूजफुल भी होगी, दोनों चीज़ों में क्या होगी, वो चीज़ें प्रेजेंट होगी ही होगी। ओके, तो आपको समझ आ गई कि हमारे को अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जरूरत क्यों है, इसलिए क्योंकि हम अपनी इन्फॉर्मेशन को मीनिंगफुल और यूजफुल बनाना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि खाली इन्फॉर्मेशन मुझे समझ आए, वो इस तरीके से बनाओ, नहीं, मुझे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस तरीके से बनानी है जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सबको ही समझ आए, सबको ही समझ आए। आपसे कहते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। हमारे पास ना 3 अजम्पशंस हैं। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे आप 3 अजम्पशंस लेके चलोगे। जब भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो 3 अजम्पशंस लेके चलोगे, जिसमें पहली अजम्पशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। पहले एक बार थ्योरी पढ़ लेते, फिर इसको हम एक बार समझ लेंगे एग्जांपल के साथ। गोइंग कंसर्न का assumptions prescribe that the transaction should be recorded and reported on the basis that the business shall continue for a foreseeable period and there is no intention to close the business or scale down its operation significantly। आपसे कहता है यहाँ पर जो भी बिजनेस करा जाता है, मान लेते हैं एक A पर्सन है,
और बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक ए पर्सन है बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब आप बताइए जो बिजनेस स्टार्ट करने जाएगा तो क्या यहाँ मान लेते हैं और यहाँ उसकी शॉप ओपन हुई आज फर्स्ट डे है उसकी शॉप को ओपन करने का, क्या वो ए माइंड में ये रख के जाएगा कि मेरी दुकान कब बंद होगी है, आज फर्स्ट डे उसकी दुकान पे जाने का, ठीक है, तो क्या ये सोच के जाएगा कि मेरी दुकान कब तक चलेगी? क्या सोचेगा कि मेरी दुकान तो ज़िंदगी भर चलती रहेगी। सोचता हर इंसान है, मानते हैं कि दुकान बंद हो जाती है, बट सोचता तो हर इंसान है। अभी भी ऐसी शॉप्स है जिनको हो गए कई, उनके दादा बैठा करते तो शॉप्स पे, और फिर उनके क्या बोलते बेटे बैठे, फिर आप बैठ रहे हो, मतलब आपके पापा बैठ रहे हैं, अब आप बैठोगे, ऐसा भी होता है। बट किसी किसी की दुकान होती है कि आज उसने खोली, उसकी ज़्यादा टाइम तक नहीं चलती है। तो बट जो भी इंसान अपनी बिजनेस, अगर अपनी शॉप ओपन करने जा रहा है, कुछ भी बिजनेस करने जा रहा है, माइंड में यही रख के बैठेगा कि मेरी शॉप ना कंटिन्यू होती रहेगी फोरसिबल पीरियड, आने वाली पुश्तों तक क्या होती, आने वाली पुश्तों तक क्या होती रहेगी, आपकी कंपनी कंटिन्यू चलती रहेगी। एंड देयर इज नो इंटेंशन, इसमें कंपनी की कोई भी इंटेंशन नहीं होती है टू क्लोज द बिजनेस, क्या करने की, बिजनेस को क्लोज करने की। बिजनेस और स्किल्स ऑपरेशन, कंपनी का बिल्कुल भी अपने कोई बिजनेस मतलब कि सिग्निफिकेंटली नहीं सोचती कि मैं इस कंपनी को बंद करूंगी। तो हर कंपनी का होता है गोइंग कंसर्न, मेरी कंपनी चलती रहेगी। कोई इंसान नहीं सोचता मेरी कंपनी बंद होगी। हर इंसान क्या सोचता है कि मेरी कंपनी कब तक चलेगी, आने वाले पुश्तों तक चलेगी मेरी कंपनी का, मुझे नहीं पता कब बंद होगी, कब बंद होगी। तो गोइंग कंसर्न मतलब होता है कि हर इंसान माइंड में ये रख के चलता है कि मेरी कंपनी फोरसेबल, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आपका यहाँ से लिखिए, तो लिखना जरूरी है, ये लाइन लिखोगे तो ये तो लिखना एज इट इज वर्ड लिखना जरूरी है। बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ फोरसेबल पीरियड, और आप थोड़ा थोड़ा बना के लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, बट ये आप लाइन बिल्कुल सेम टू सेम लिख देना। इसमें आपसे कहता है कि आपका जो बिजनेस है कब तक चलता रहेगा, फोरसेबल पीरियड, मतलब कि आने वाले कई टाइम तक क्या होता रहेगा, आपका बिजनेस चलता रहेगा, आपको ये एज्यूम करना होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या होती है। अब आपसे कहता है ये अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी अजम्पशन अकाउंटिंग प्रिंसिपल वन सेलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। आपसे कहता है कि कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है, एक चीज पे ना टिके हुए रहना, मतलब कि मतलब कह सकते हैं रिजिड रहना, बार बार ना चेंज ना करना। जैसे आपको होता है कि अब जो क्लासेस होती हैं, MWF होती है, TTS होती है, आपसे कहता है कि देखो मान लेते हैं आज मैं मतलब आप मेरे से ऑफलाइन पढ़ने आ रहे हैं और मैंने आपसे पूछा कि मेरे पास दोनों स्लॉट्स ओपन हैं, आप बताइए आप MWF आओगे TTS आओगे आप पढ़ने के लिए, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आओगे, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आओगे। आपने आज कह दिया मैं तो आऊँगा MWF पढ़ने आऊँगा, मैंने चलो ठीक है MWF पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप मंडे को आए, फिर आपने कहा नहीं ऐसे कर लेते हैं, मैं ना MWF में मुश्किल हो जाएगी, मैं TTS आ जाता हूँ, मैंने चलो ठीक TTS आ जाओ। फिर आप क्या हो 1 मंथ तक मेरे पास TTS आते रहे। फिर आपने क्या कहा कि नहीं मेरे को ना TTS थोड़ी दिक्कत होती है, मैं MWF आने के लिए तैयार हूँ। फिर आपको दोबारा एक हफ्ता हो गया, बट आपको एक हफ्ते बाद आपने दोबारा कह दिया मुझे आने में दिक्कत होती है, मैं TTS आ जाऊँगा। ऐसे करते करते बार बार क्या कर रहे हो आप, चेंज कर रहे हो, कंसिस्ट नहीं हो ना चीज़ पे। इसमें क्या होता है आपको भी पढ़ने में दिक्कत होगी, मुझे भी पढ़ाने में दिक्कत होगी। इतनी बड़ी तो नहीं कह सकते प्रॉब्लम, बट कंपनी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कंपनी को प्रॉब्लम करती है, बट आप अगर आपकी बात करो थोड़ी दिक्कत आपको भी होगी। समझना बार बार याद करना मुश्किल हो जाएगा कि क्लास कब है, सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, अनसेटल्ड हो जाती हैं। तो आपसे कहता है कंसिस्टेंसी अजम्पशन मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग प्रैक्टिस वन, अगर जब भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप एक ही चीज़ को एक्सेप्ट करो और उससे आगे चलते रहो उसी को लेकर, बार बार उस चीज़ को चेंज मत करो आप। जैसे अब अगर हम आगे जाएंगे ना, अभी हमारा चैप्टर आएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम दो तरीके से निकाल सकते हो, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, ये दोनों तरीके से निकाल सकते हो, पर दोनों से आंसर अलग लगाते हैं। कंपनी को कोई इनमें से कोई एक अडॉप्ट करना होता है, WDV से करेगी SLM से करेगी, अच्छे से हम चैप्टर में समझेंगे, बस अभी तो खाली ऊपर ऊपर से इंट्रो बता रहा हूँ। तो डेप्रिसिएशन 2 टाइप्स होता है, WDV SLM रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। अब कंपनी को दोनों में से कोई एक चूज़ करना होता है, WDV है या SLM। अब कंपनी ने क्या चूज़ कर लिया, मान लेते हैं SLM। अब एक साल बाद कंपनी कह नहीं मैं तो WDV करूँगी, हो गया, फिर 6 महीने बाद कंपनी कह रही मैं तो SLM करूँगी। इसलिए कहते हैं कंपनी को क्या रहना चाहिए, हमेशा एक चीज़ पे क्या रहना चाहिए, अटल रहना चाहिए। इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग यही कहा गया है कि आपको हमेशा कोई एक प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए,
और उसी कंडीशन कंपनी आपको कंटिन्यू आगे करनी चाहिए। एक्रूअल अजम्पशन क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू द एक्रूअल अजम्पशन, ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। दस रेवेन्यू इज प्रिपेयर्ड व्हेन इट्स रियलाइज्ड, व्हेन सेल इज कंप्लीट और सर्विस आर रेंडर्ड। जैसा आपसे कहते हैं मैसल्स, एग्जांपल समझते हैं। मैसल्स स्प्रिंग एंड कंपनी है, एक सेल करती है गुड्स टू मैसल्स सीमेंट कंपनी को ऑन 27 Feb 2022, 15,000 on credit for 2 months. The sale must be recorded 27 Feb, although the amount will be received on 27 April. एक्यूरेट असम्पशन क्या कहते हैं? जो सी ट्रांजैक्शन जिस दिन कंपनी के अंदर एंटर हुई है उसको तभी रिकॉर्ड कर लो, चाहे पैसे आए हो या ना आए हो, इसको रिकॉर्ड बस कर लो आप। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, आपसे कहते हैं मैसल स्प्रिंग का है, जो क्या करती है, एक सामान बेचती है मैसल सिम्मी को। 27 फरवरी को आई थी सामान खरीदने के लिए, 15,000 का सामान खरीदा, 2 महीने का उसने टाइम मांगा, फरवरी से मार्च से अप्रैल। उसने कहा मैं पेमेंट कब कर दूंगी? अप्रैल में कर दूंगी। बट सेल किस दिन हुई है? 27 फरवरी को ना, उसको उसी दिन का कर लो, रिकॉर्ड कर लो, उसको करो, उसी दिन रिकॉर्ड कर लो। ओके, तो आपको से कहते हैं एक्रूअल असम्पशन का मतलब वो होता है जो ट्रांजैक्शन भाई क्या कर लो, उसको तभी का तभी रिकॉर्ड कर लो। अब आपका आता है, इतना समझ आ गया होगा, आई होप सो आपको इतना। अब हमारे आते हैं कि तुम्हारी अजम्पशंस थी, 3 अजम्पशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करना रहे हैं हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसमें आपका पहला आता है अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आपसे नॉर्मली पूछ लेता है, 3 नंबर में आपसे नॉर्मली पूछ लेता है। समस्या होता क्या है? आपसे कहता है according to this business entity principle, business is considered to be separate from its owners. Business transactions are recorded in the books of account from the business point of view and not from the owners. आपसे कहता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस हमेशा कंसीडर करा जाता है बहुत अलग होता है। मान लेते हैं ये रिलायंस है, इधर अंबानी जी खड़े हैं, ये रिलायंस कंपनी है, इधर अंबानी जी उसके मालिक खड़े हैं। जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे रिलायंस अपने हिसाब से करेगा, ना कि अंबानी को सोचकर। जैसे कि मान लेते हैं अंबानी ने 1 करोड़ रुपये बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करे हैं, तो वो बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, तो अब क्या कर देगा वो? रिलायंस प्लस कर देगा। अब अंबानी 1 करोड़ रुपये यहाँ से निकाल लिया, कंपनी में से 1 करोड़ रुपये निकाल लिया, कंपनी के पास पैसा आया गया माइनस ना, तो कंपनी माइनस करेगी, ना कि ये नहीं सोचेगी कि अंबानी के पास पैसा प्लस हो गया। नहीं, कंपनी हमेशा अपने हिसाब से सोचती है। तो अकाउंटिंग एंटिटी बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल यही कहता है आपसे, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, बिजनेस को हमेशा कंसीडर करा जाता है, सेपरेट होता है ऑनर से। ऑनर की बात अलग है, कंपनी जो भी ट्रांजेक्शन करेगी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करेगी कि मेरे पास पैसे आए हैं या गए हैं। नॉन लिविंग बीइंग है, बट कोई नहीं, हमने इसके लिए अकाउंटेंट रख रखे हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कंपनी अपने बिहाफ पर ट्रांजेक्शन करा रही है, किससे करा रही है? अकाउंटेंट से करवा रही है। बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द ओनर्स। हमारे को जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे बिजनेस के हिसाब से करोगे, ना कि ऑनर के हिसाब से। ऑनर के पास पैसा आए या जाए कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, कंपनी मेंटेन नहीं करोगे। बट बिजनेस में पैसे अगर आएंगे तो प्लस करोगे, बिजनेस में अगर पैसे जाएंगे तो माइनस करोगे। उसको हम कहते हैं बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जिसमें मालिक और बिजनेस दोनों क्या होता है? अलग अलग होते हैं। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, अब इसका मतलब क्या होता है? आपसे कहता है अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ एंटरप्राइज। मनी मेजरमेंट मतलब क्या होता है? जो भी ट्रांजैक्शन मनी की फॉर्म में आप इसको चेंज कर सकते हो, क्या दिखा सकते हो, क्या करना होता है आपको? उसको उसकी फॉर्म में शो करना होता है, आप उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल वो कहता है अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, जो भी ट्रांजैक्शन मनी की फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो उसी को रिकॉर्ड करो, किसी को रिकॉर्ड मत करो इन द बुक ऑफ एंटरप्राइज। तो आपसे कहता है मनी मेजरमेंट, जिस भी ट्रांजेक्शन को मनी की फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हो आपको उसी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, और सारे ट्रांजेक्शन को कर देना आपको लीव कर देना, सारे ट्रांजेक्शन को आपको छोड़ देना है। ओके, तो बिजनेस एंटिटी समझ आ गया, जिसमें मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं। बिजनेस हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करता है, ना कि मालिक के पास पैसा आए या जाए।
बिजनेस को फ़र्क नहीं पड़ता। बिजनेस हमेशा देखता है कि मेरे पास पैसा आया है या गया है। एयरटेल कंपनी है तो एयरटेल सोचेगा मेरे पास आया है गया है, एयरटेल का मालिक के हिसाब से नहीं कि मालिक के पास पैसा आया गया है। कंपनी हमेशा अपने हिसाब से सोचती है। नॉन लिविंग बिंग है बट उसके लिए हमने एम्प्लॉयज रख रखे, मतलब कि सीए रख रखा है। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है, जिसमें क्या होता है, जो भी ट्रांजेक्शन मनी की फॉर्म में चेंज हो सकती है हम उसी को रिकॉर्ड करेंगे और सारा ट्रांजेक्शन कर देंगे, हम छोड़ देंगे। इतना क्लियर है? चलिए अब आपसे कहता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या होता है। आपको शायद हमने पहले ही बताया था कि आपको जो फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। अब ऐसा क्यों करा है? क्यों? क्योंकि हमारे में एक अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल भी है। समझते हैं क्या है? अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड सो दैट इट्स परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। द अकाउंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज आर मेंटेन्ड फॉलोइंग द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मीनिंग द एंटरप्राइज शैल कंटिन्यू इट्स एक्टिविटीज फॉर अ फोरसीबल फ्यूचर। कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, हम ट्रांजेक्शन सारे ट्रांजेक्शन क्या कर देते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं क्या करते हैं, सारे ट्रांजेक्शन्स को ब्रेक कर देते हैं। जैसे कि आपको पता है हमने डिसाइड कर लिया 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट करें, कब तक चलेगा आपका 31 मार्च तक चलेगा। अब हम क्या करते हैं, हर 31 मार्च आते हैं अपने सारे अकाउंटिंग एक साल के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं सबको कर देते हैं, सबका टोटल कर देते हैं। फिर दोबारा एक अप्रैल को स्टार्ट करते हैं, फिर एक साल की ट्रांजेक्शन इकट्ठी करते हैं, फिर हम उसका भी सम कर देते हैं। तो आपसे कहते हैं कि हम ऐसे बार बार करते क्यों हर साल में? ऐसे तो कर सकते हैं, जब कंपनी बंद होगी तभी कर लेंगे। अब जैसे आपने पार्ले जी तो सुना होगा, पार्ले जी भी कंपनी है, पार्ले कंपनी मतलब पार्ले जी तो प्रोडक्ट का नाम है, कंपनी का नाम है ओनली पार्ले। जो पार्ले कंपनी है वो कंपनी आप देखिए कितने टाइम से चलती आ रही है, अराउंड मे बी 50 to 60 ईयर्स तो हो ही गए होंगे। और वो कंपनी 50 साल से काम करती आ रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही होगी पक्का। अब ज़रा ये सोचिए, कंपनी ने मान लेते हैं 1 अप्रैल 1970 में बिजनेस स्टार्ट करा था। 1970 में बिस्किट्स लॉन्च करा था, तब से कंपनी स्टार्ट हो गई थी, कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही थी। अगर वो यही सोचता कि मैं ऐसे करूँगा तब बंद करूँगा, 1970 को 1970 को वो ये सोचता कि मैं कंपनी जब बंद करूँगा तभी कर लूँगा, टोटल कर लूँगा। आज आपको पता 2024 हो गया, पता ही होगा, ठीक है। आपसे देखो 54 ईयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर वो आज भी यही सोच के बैठे कि नहीं यार मैं तो कंपनी जब बंद होगी मैं तो तभी क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा। अब ये सोचो कि 54 सालों के अंदर कितनी सारी ट्रांजैक्शंस हो चुकी होंगी, उसका सम करना कितना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमने अपनी अकाउंटिंग को काफ़ी टुकड़ों में बांट दिया है। एक एक साल के हमने क्या कर दिया उसको, मतलब कह सकते हैं ब्रेक, एक एक साल में ब्रेक कर दिया है। अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल यही कहता है, हमने कंपनी की लाइफ को ना क्या कर दिया, हमने ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया छोटे छोटे पीरियड्स के अंदर। 1 अप्रैल से 31 मार्च, एक साल तक का। अब एक साल की ट्रांजेक्शन करना तो थोड़ा फिर भी ईजी है, नहीं करना वो भी 3-3 महीने की कर सकते हो। क्वार्टरली आप क्वार्टरली एंट्री कर सकते हो, हर 3-3 महीने की कर सकते हो, हर 6-6 महीने की एंट्री कर सकते हो, तो भी आपकी बात अलग है। बस खाली आप ये समझो कि आपका अकाउंटिंग जो है ना 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये इससे क्या होता है, आप अपनी लाइफ को, जो कंपनी की लाइफ को ब्रोक कर देते हो। क्योंकि आपको पता है कि आपकी कंपनी कौन सा अजम्पशन फॉलो करती है, गोइंग कंसर्न, कि कंपनी रुकेगी नहीं, ताउम्र तक चलती रहेगी, ताउम्र तक चलती रहेगी। अगर सच में ऐसी हो गया कि बिजनेस का चलता जा रहा है तो उसके बाद टोटल करना कितना ज़्यादा मुश्किल काम होगा। 20 साल बाद बताइए, 20 साल बाद उस सबका सम करना कितना ज़्यादा क्या होगा, मुश्किल होगा। फिर आपसे आता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। हाँ बस आपको ये हो गया, समझ आ गया ना। वैसे अकाउंटिंग पीरियड इसलिए कर दिया हमने, अपनी लाइफ को ब्रोकन कर दिया, 1 अप्रैल से कर दिया 31 मार्च। एक साल में हम क्या करते हैं, सारे अकाउंटेंट से क्लोज कर देते, फिर हम दोबारा से नई बुक के लिए आते हैं। अब जरा ये सोचो, आपने फर्स्ट क्लास में कॉपी ली थी, आपने इतनी मोटी कॉपी ले ली थी, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट से लेकर 12 तक उसी कॉपी में काम कर रहे हो सारा। क्या ईजी होगा, मुश्किल होगा? वो मुश्किल होगा ना। इसलिए आप क्या करते हो, हर साल में ना हर 6 महीने में कॉपी लगाते हो, मिड टर्म की अलग है, फाइनल की, या कुछ कुछ टीचर एक ही कॉपी लगवा देती है मिड और फाइनल की, मतलब कि एक क्लास की
बट टीचर ऐसा कभी नहीं कर सकती कि बच्चा 5th से 6th में आ गया और कहेगी बेटा तू 5th की कॉपी लगा ले, कोई बात नहीं, मैं तू घर से 5th की कॉपी लिया। नहीं, आपको हमेशा न्यू कॉपी ही लेके जानी पड़ेंगी सारी। ऐसा समझ। तो आपसे क्या कह रहा है कि हमने क्या कर दिया, अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को कई टुकड़ों में बांट दिए है। इसलिए हमने क्या कर दिया, 1st से लेकर 12th तक हर क्लास में क्या कर देते, अपनी कॉपी चेंज कर देते कि हमारे को क्या हो, पेज को मूव करना, पेज को समझना, किस पे क्या लिखा हो समझना क्या हो, बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। अब आपसे कहता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या होता है। आज हम लास्ट करेंगे फुल डिस्क्लोजर, फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे। आपसे कहता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या होता है। According to the principles of full disclosure, there should be complete and understandable reporting on the financial statement of all significant information related to the economic affairs of the entity. जो भी कंपनी की रियल रिपोर्ट्स है क्या कर देना, सबके आगे शो कर देना, कोई भी छोटे तरीके से कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ना करे कंपनी। तो इसलिए कंपनी को फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल को अपनाना पड़ता है। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास जो भी रिपोर्ट्स हैं, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स आए हैं या कोई भी आपने लोन वोन ले रखा है, बैंक के ऑफिसर्स आए हैं, तो आपको करना पड़ेगा, अपने ये सब चीज़ें शो करनी ही पड़ेंगी, शो करनी ही पड़ेंगी। क्योंकि आप कौन सा रूल फॉलो करते हो, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल आप क्या करते हो, फॉलो अप करते हो। इसमें होता क्या है कि अपनी हर चीज़ को क्या कर सकते हो आप, डिस्क्लोज कर सकते हैं। आपको करना क्या होता है, हर चीज़ करना क्या होता है, जरूरी होता है। आप नेट पर जाके डाल के देखो, बैलेंस शीट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज आ जाएगी नॉर्मली, कोई फर्स्ट लिंक होगा उसको तो आपका, क्योंकि कंपनी करती है हर चीज़ को डिस्क्लोज कर देती है, क्योंकि कंपनी को डर नहीं है किसी बात का। तो हर कंपनी को क्या करना चाहिए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को फुली डिस्क्लोज करना जरूरी होता है। तो आपसे कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द फुल डिस्क्लोजर देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल। हर चीज़ ऐसे डिस्क्लोज करो कि वो भी, आप भी चीज़ें ऐसे बनाओ कि हर इंसान उस तरीके से बनाते हैं। जैसे कि अकाउंटिंग जो भी होती है, हर इंसान को पता है किस रूल को फॉलो करा जाता है इंडिया के अंदर, तो आपको उसी तरीके से करना है, सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। और आपके सारे के सारे एंट्री क्या होनी चाहिए, बिल्कुल एक मीनिंगफुल मैनर में होनी चाहिए कि जो सबको क्या हो, अंडरस्टैंडेबल आराम से हो जाए, सबको आराम से क्या आ जाए, समझ आ जाए। तो आई होप से आपको अच्छे समझ आ गए होंगे 4 प्रिंसिपल्स। आज हम 4 ही करते हैं, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर क्या करते हो आप, चीज़ों को रिकॉर्ड तो करते हो बट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस के पास पैसा आएगा तो बिजनेस प्लस कर देगा उसको, बिजनेस के पास से पैसा जाएगा तो बिजनेस माइनस कर देगा। उसको फर्क नहीं पड़ता कि पैसा आप लेके गए हो, कोई भी लेके गया है, बस उसको तो प्लस माइनस करना बिजनेस के अंदर। बिजनेस हमेशा अपने हिसाब से देखा कि मेरे पास पैसा आया है या गया है। ओके। मनी मेजरमेंट, जो भी ट्रांजैक्शन मनी की फॉर्म में चेंज हो सकती है आपको उसको रिकॉर्ड करना है, जो नहीं हो सकती उसको आपको ड्रॉप कर देना, छोड़ देना है। अकाउंटिंग पीरियड, हमने अपने अकाउंटिंग को क्या कर दिया, थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, स्मॉल मंथ्स के अंदर या डेज के अंदर क्या कर दिया है, हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो आपसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल फुल डिस्क्लोजर देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। यहाँ पर क्या होता है, आपकी इकोनॉमिक अफेयर्स, इकोनॉमिक चीज़ें देखी जाती हैं, उसके बिहार पर क्या होता है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड्स करी जाती हैं। जो ट्रांजेक्शन मनी की फॉर्म में होती है तो आप उसको रिकॉर्ड कर दो, अदरवाइज उसको आपको छोड़ दोगे। फुल डिस्क्लोजर, जो भी ट्रांजेक्शन आप कंपनी से रिलेटेड है तो आपको उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है, आप उसको छुपा नहीं सकते, आप उसको दिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाहे आपको लॉस हुआ, चाहे आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है, आपको दिखाना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ओके, तो हम आज के लिए इतना ही करते हैं। और आज का जो आपका होमवर्क है आपका ये है, आपको सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लेनी है। अब अगर क्वेश्चन अगर आया था व्हाट इज गैप क्या होता है, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज प्रिंसिपल पूछ सकते हैं, क्लासिफाइड 2 ग्रुप्स में, अकाउंटिंग का कंसेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन, थोड़ा थोड़ा याद कर लेना इसका। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कोई भी वैसे 3 ही है, 3 तो याद करने ही पड़ेंगे कम से कम। अब हमारी ज़रूरत क्या होती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। फंडामेंटल बड़े अच्छे से कर लेना, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स गारंटेड 3 नंबर के आएंगे, ये फंडामेंटल तीनों कर लेना। ज़्यादा कोई डेफिनेशंस है नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक ही बस। और एक एग्जाम्पल आप अपने तरीके से तैयार कर सकते हैं, यही एग्जाम्पल जो लिख रखा है वही है, याद मतलब रट के वो लिखना है, वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंटिंग में आप ये तो नहीं, ये तो आपको सबको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 नंबर के क्वेश्चन है, इनमें कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो आपको प्रिंसिपल अच्छे से याद करने ही पड़ेंगे। ओके।
चलिए आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। एंड तब तक आप इसको अच्छे से याद कर लेना, और कोई डाउट हो तो अपने डाउट्स कमेंट में डाल देना, या आप उसको ऑनलाइन क्लास अपनी कनेक्ट करवा लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।